दोस्तों नमस्कार। मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं BR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, सेंट्रल एकेडमी हुडाकोटी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, उसमें अभी तक हमने एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री था उसमें हमने चैप्टर संख्या यानी 7 पढ़ रहे थे। उस चैप्टर संख्या 7 का नाम था पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। देखो, आज की क्लास में हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आगे जानने का प्रयास करेंगे कि अपने को क्या पढ़ना है, आगे क्या है क्या नहीं, वो जानने का प्रयास करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हमने लास्ट क्लास में पोषक तत्वों का वर्गीकरण विस्तार से पढ़ा था कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, मुख्य रूप से जो अपना पहला टॉपिक आज की क्लास का रहेगा वो ये रहेगा मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति के स्रोत। यानी इसका अभिप्राय ये हो गया कि जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, मिट्टी है वो पोषक तत्वों को कैसे ग्रहण करती है, या पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं मिट्टी में, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक अपना है मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति स्रोत। यानी मृदा है वो पोषक तत्वों को निम्न विधियों द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। निम्न कौन कौन सी, देखो हमने पहली विधि रखी है खाद एवं उर्वरकों द्वारा। पहली कौन सी है? खाद एवं उर्वरकों द्वारा। दूसरी विधि है फसलों के अवशेषों से। दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका क्या है? फसलों के अवशेषों से। दूसरा मेथड क्या था? फसलों के अवशेषों से। तीसरा है मृदा सुधारकों द्वारा, मृदा सुधारकों द्वारा। और अगला है वर्षा द्वारा। जो वर्षा होती है उसके द्वारा भी क्या होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फिर है दहननी फसलों द्वारा, जो अपने चना है, जो अपने अन्य जो हम कहें कि सरसों है, इन फसलों द्वारा, दैनिक फसल में उनके द्वारा। इसके बाद में असहजीवी जीवाणु द्वारा, जैसे एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, इनके द्वारा भी क्या होता है? पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 6 विधियां हैं, 6 तरीके हैं। इन समूह का अपने को विस्तार से वर्णन करना है। ये हमने नाम जान लिए, अब इनके बारे में हमें विस्तार से एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करना है। यानी एक एक मेथड लेना है और विस्तार से जानने का प्रयास अपने को करना है। कैसे? देखो, पहला विधि लेते हैं खाद एवं उर्वरकों द्वारा। पहला मेथड कौन सा है? खाद एवं उर्वरकों द्वारा। देखो होता क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में कई बार क्या लगातार हम फसल बोते रहते हैं, फसल बार बार उगाते रहते हैं, हम बार बार कटाई करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें क्या है? उपजाऊपन क्या है? नष्ट हो जाता है। मिट्टी का जो मृदा है उसका उपजाऊपन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। उस उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, उपजाऊपन का मतलब क्या हो गया? जो पोषक तत्व हैं, फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें क्या है? कमी आ जाती है। उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं। उसमें हरी खाद डाल देते हैं, गोबर खाद डाल देते हैं, DAP की बात कर लें, SSP की बात कर लें, पोटाश यूरिया की बात कर लें, ये खूब सारे अनेक प्रकार के खाद डालते हैं। अब खाद क्या करते हैं? प्रत्येक खाद में क्या है? अलग अलग तत्व प्रेजेंट है। जैसे मैं कह दूं अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम है, अमोनियम में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, DAP फास्फेट है, उसमें क्या है? फास्फोरस प्रेजेंट है। ये तत्व क्या है? उस मिट्टी में मिल जाते हैं। पोषक तत्व है वो मिट्टी में क्या जाएंगे? मिल जाएंगे, और उससे क्या धीरे मिट्टी का उपजाऊपन वापस से बढ़ जाता है। तो देखो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो अपने खेत हैं, अपने जो भूमि है, अपने जो फसल है, उनमें क्या करते हैं? जो फसल यानी जो खेत या भूमि है या मिट्टी है या मृदा है, उसके उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हम अनेक प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे रासायनिक खाद है, या फिर हम कहें कि अपना जो जैविक खाद है उनकी बात कर लें, या हम पहले कार्बनिक खाद की बात कर लें, ये उनका प्रयोग हमें करते हैं। जैसे हमारे पास खाद के रूप में हम कहेंगे गोबर खाद की बात कर लें, तो गोबर खाद है वो भी डालेंगे, हम वो भी डाल सकते हैं।
इसके अलावा हम कहें हरी खाद कर दे। हरी खाद का अभिप्राय है कि जो हरे और पेड़ पौधे हैं उनके अंश हैं, उनके द्वारा बनाया जाने वाला खाद है। वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट उसकी बात कर रहे हैं, वो भी इसी में डाला जाता है। इसके अलावा डीएपी की बात करें, डीएपी इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अलावा हम यूरिया की बात कर लें, यूरिया का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए बेटा सभी को। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये यूरिया है। इसकी बात कर लें, इसी प्रकार से हम एसएसपी की बात कर लें, एसएसपी की बात कर लें, इसका मतलब होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात कर लें, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लें, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लें। इसी प्रकार से हम और खाद की बात करें तो अपने पास है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें, पोटाश, इनकी चर्चा कर लें। इसी प्रकार से और खाद हम ले लें तो अपने पास कहें कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया, हरी खाद होगी, यानी ये अनेक प्रकार के खाद है। देखो इसमें क्या होता है, गोबर खाद कार्बन खूब है। इसी प्रकार से हरी खाद में हम कहेंगे फास्फोरस पेड़ पौधों के जो भी पोषक तत्व मिल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा प्राप्त खाद है। इसके बाद डीएपी है, इसमें फास्फोरस मुख्य मौजूद है। फास्फोरस मुख्य रूप से फास्फोरस भी है, अमोनियम वाला नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों इसमें प्रेजेंट है। इसी प्रकार से इसमें देख लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, कार्बन है। इसमें क्या है, सल्फर है, गंधक और फास्फेट सब प्रेजेंट है। अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है, अमोनियम में NH4, अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है NH4NO3। इसकी बात करें इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। और म्यूरेट और पोटाश में पोटेशियम क्या है, प्रेजेंट है। तो ये खाद क्या करते हैं, इन खाद के द्वारा हम जब मृदा में एक खाद डालते हैं, मृदा में जब इन खाद का इन सभी खादों का प्रयोग करते हैं, वो ये फिर क्या होंगे, खाद क्या होता है, मृदा में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनको क्या पूरा करने का कार्य करते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, ये अनेक प्रकार के, जैसे मान लो रासायनिक खाद मान लो, या फिर अपने पास में कह रहे जैविक खाद कह दो, या फिर कह दो कार्बनिक खाद की बात कर लो। ये सारे क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्वों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, ताकि क्या मृदा वापस उपजाऊ मृदा में आ जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये था। पहला खाद है उर्वरकों के द्वारा, हमने खाद और उर्वरकों की बात कर ली। अब इसके बाद अपने पास टॉपिक नंबर 2 आता है, फसलों के अवशेषों द्वारा। किसके द्वारा, फसलों के अवशेषों द्वारा। देखो अवशेष का अभिप्राय क्या होता है, अवशेष का मतलब फसल के अंश है। जैसे हमने फसल बोली, फसल को काट लिया, अनाज हमने इकट्ठा कर लिया, जो शेष बच गया उसका पूरा कचरा, या मैं ऐसा कह दूं कि उसके जो अंश हैं, उसके जो भाग हैं, उसके फूस के रूप में बात करें तो वो प्रेजेंट है, वो क्या है, मिट्टी में धीरे धीरे क्या गल जाता है। बार बार क्या लगातार उसका क्या है, अपघटन होता रहता है। अपघटन से क्या होगा, अपने को अनेक प्रकार की जो मृदा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे अपने पास हरी खाद की बात करें, वो इसी का उदाहरण है, फसलों के अवशेषों द्वारा है, वो इसी के, हरी खाद भी इसी का बात है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया दोस्तों, इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो फसल होती है उसके अंश, हम सब क्या है, इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अपने को सभी को पता है फसल के अंश हैं, उनको हम क्या करते हैं, मिट्टी में ही उनको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उनको गलने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि उनका क्या है, खाद बन जाता है। वो खाद क्या है, मिट्टी के उपजाऊपन में वृद्धि करता है। इसके अलावा मिट्टी में यानी मृदा में पोषक तत्वों की में वृद्धि करता है, मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि करता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है फसलों के अवशेष द्वारा भी मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा, फसलों के अवशेष द्वारा भी मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 3 की बात करेंगे।
तीसरा बिंदु अपना है मृदा सुधारकों दवा। मृदा सुधारकों दवा, देखो नाम अच्छा है, जैसे नाम है उसी प्रकार से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मृदा सुधारक क्या होता है। हम बात करेंगे मृदा सुधारक क्या होते हैं। कौन से मृदा सुधारकों की बात करेंगे। देखो मृदा में जैसे मान लो मैं ऐसा कह दूं कि अपनी मृदा है उसका जो क्षेत्र है या वहां का जो वातावरण क्षारीय है, क्या है, क्षारीय। अभी जो क्षारीय पद में है, मैं कहता हूं क्षारीय का तो कहता हूं अम्लीय है, अम्लीयता का बना गया, तो इनको दूर करने के लिए अब अम्लीय मृदा हो गई, यानी क्षार की मात्रा ज्यादा, तो उसको तो क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोला जाएगा। अम्ल को क्या बोलेंगे, अम्लीय मृदा कह देंगे, अम्लीय मृदा। अब देखो कहने का अभिप्राय ये हो गया कि जो साधारण मृदा है, एक क्षारीय और एक अम्लीय मृदा है, उन तीनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, क्षारीय तत्व ज्यादा प्रेजेंट है, क्षार से संबंधित तत्व ज्यादा प्रेजेंट है, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो अम्लीय तत्व ज्यादा है। यानी इन मृदाओं को सुधार करने के लिए, इन मृदाओं में सुधार करने के लिए अनेक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग करते हैं, अनेक कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और इन कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही जो प्रयोग में ले रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, उनके द्वारा ही क्या होता है कि मृदा है उसमें पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। जैसे क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और इस जिप्सम की सहायता से कैल्शियम है, सल्फेट है, सल्फर है, गंधक है, उनका क्या है, वो पोषक तत्व मिट्टी को मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, कुछ अपने पास भूमि के सुधारक होते हैं, उनके लिए क्या प्रयुक्त भूमि सुधारकों द्वारा भी क्या है, पोषक तत्वों में वृद्धि होती है या पोषक तत्व में वृद्धि कर ली जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने कहा जिप्सम कह रहे हैं, इसके अलावा पायराइट है, पायराइट चूना कह दो, जिप्सम के अलावा क्या बोलोगे, पायराइट चूना, इसका प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा कह दो फास्फो जिप्सम बोल दो, फास्फो जिप्सम, गंधक कह दो, गंधक, ये क्या है, मृदा सुधारक है, और इन मृदा सुधारकों की सहायता से ही, इन मृदा सुधारकों की सहायता से क्या होता है कि जो मृदा है उसके पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास टोटल बिंदु कितने हो गए बेटा, 3 बिंदु हो गए। पहला बिंदु था खाद एवं उर्वरकों द्वारा, दूसरा बिंदु था फसलों के अवशेषों से, और तीसरा था मृदा सुधारकों द्वारा। ठीक है बेटा, अपने पास कितने हो गए, 3 बिंदु हो गए, बच गए कितने, 3 बिंदु बच गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगला बिंदु अपना है वर्षा द्वारा, रेन, रेन के द्वारा, वर्षा द्वारा। वर्षा किस प्रकार से, मैं ऐसा कहूं कि जो वर्षा है वो किस प्रकार से, इसके द्वारा कैसे मृदा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। देखो विनो है, हम जानते हैं बेटा, आप सब जानते हो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन, वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो कितने परसेंट होती है, लगभग 80% बोल दो, लगभग क्या है 79 होती है, लगभग 80% क्या होती है, लगभग है वो, इसमें वायुमंडल में कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब जो ये नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है, वो किस अवस्था में होती है, N2 फॉर्म में होती है, N2 रूप में होती है। किस अवस्था में होती है बेटा, N2 रूप में होती है, N2 के रूप में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। देखो दोबारा ध्यान देना, वायुमंडल है, जो अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में लगभग 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। 80% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 फॉर्म में। N2 में क्या है, अणु के रूप में है, ये N2 क्या है, अणु के रूप में। अब बेटा सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है, तो ये बस टूटेगा नहीं, तो कोई क्रियाशील नहीं, कोई कार्य नहीं करेगी। तो ये क्या है, जो वायुमंडल में प्रेजेंट नाइट्रोजन है वो अक्रियाशील है। कैसे बेटा,
अक्रियाशील है। याद रह जाएगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कैसी है, अक्रियाशील है, वो कोई क्रिया नहीं करती है। वो वायुमंडल में ऐसे गैसें जमी रहती है, वायुमंडल को संतुलित करने का कार्य या वायुमंडल गैसों को संतुलित करने का कार्य करते। लेकिन याद रहे, लेकिन जब वर्षा होती है, वर्षा के समय हम देखते हैं, वर्षा होती है उस समय हम कई बार देखते हैं या कई बार क्या अधिकांश होता है, बादलों की गर्जन होती है, बिजली का चमकना होता है, बादलों की गर्जन होती है, बिजली का चमकना होता है। तो बादलों की गर्जन और बिजली के चमकने से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ताकि वो बंद दोनों क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं। इन दोनों के बीच का बंद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट कर ये नाइट्रोजन जो एन है, ये नाइट्रोजन क्या है, पानी में घुल जाएगी। वर्षा में पानी और वर्षा में क्या है, घुल जाती है, वर्षा में घुल जाती है। क्या होगी, वर्षा में घुल जाएगी और घुलकर कहां, पृथ्वी पर आ जाएगी, घुलकर कहां आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाती है। जिसे क्या है, पृथ्वी यानी मृदा है, उसमें नाइट्रोजन की जो पूर्ति हो जाती है और नाइट्रोजन जो कमी है वो क्या है, पूरी हो जाती है। तो इसको देखो, कहने का अभिप्राय मेरा ये था, ध्यान देना बेटा, वर्षा दौरान अपने को समझना है, वर्षा के दौरान इसमें अपने को ये ध्यान देना है, इस चीज को डिटेल से समझा रहा हूं, पूरी चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये कहोगे कि जो वायुमंडल होता है, सबसे पहले क्या कहोगे कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में लगभग 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितने परसेंट है, लगभग 80% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितनी है, 80% है। अब ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस रूप में पाई जाती है, N2 के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, N2 के रूप में पाई जाती है। और N2 के रूप में पाई जाती है, N2 है वो आणविक कंडीशन है, नाइट्रोजन की आणविक कंडीशन है। और आणविक कंडीशन क्या है, अक्रियाशील है। क्या है, अक्रियाशील है। ये कैसा है, अक्रियाशील है। N2 किस अवस्था में, अक्रियाशील है। कारण इसका क्या है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब त्रिबंध प्रेजेंट है, टूटेगा नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा। तो क्या हो गया, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन वो अक्रियाशील अवस्था में प्रेजेंट है। लेकिन कई दफे क्या होता है, बरसात होती है, बरसात होते समय हम देखते हैं बादलों की गर्जन होती है, इसके अलावा बिजली का चमकना होता है, बादलों की गर्जन होती है, इसके अलावा बिजली का चमकना होता है। तो बादलों की गर्जन और बिजली के चमकते समय इतनी एनर्जी प्राप्त होती है, वहां इतना टेम्परेचर या इतनी एनर्जी मिलती है कि ये बंद टूट जाए, ये बंद टूट जाता है। टूटते ही किसमें चला जाएगा, नाइट्रोजन परमाणु में चला जाएगा। और नाइट्रोजन परमाणु क्या है, जो बरसात का जल है उसमें घुल जाएगा और वो सीधा क्या है, बरसात के जल में घुलकर कहां जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। और पृथ्वी पर आने का मतलब ये हो गया, ये सीधा अगर बरसात का जल क्या पृथ्वी पर आएगा और पृथ्वी पर आने से क्या हो जाएगा, जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी थी वो कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और या फिर कैसे होगा, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है वो मृदा को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, वर्षा द्वारा भी क्या है, सही पोषक तत्व प्रेजेंट मृदा को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर बिंदु की बात कर लेते हैं। 4 नंबर बिंदु समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो अब आगे बात करें। ठीक है बेटा, तो अब देखो अपने पास बात करेंगे दलहनी फसलों द्वारा, दलहनी फसलों द्वारा। अब देखो ये क्या होता है, इसमें देखो चना, अपने पास हम कहेंगे दाल वाली फसल, दाल जिसमें क्या है, जिसके जो बीज है उसके 2 टुकड़े आसानी से होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें क्या हम देखते हैं कि उन पौधों की जड़ है, जैसे मैं कह रही हूँ कि चना की बात कर लेते हैं, चने की जड़ है, चने के पौधे की जो जड़ है उसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब वो राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, संग्रहित करने का कार्य करता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसको क्या है, कलेक्ट कर लेगा, जिसे क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन जो अपने पास हम कहें नाइट्रोजन को कलेक्ट करने की प्रक्रिया है।
ठीक है। अब तो नाइट्रोजन स्थिर हो गया कहाँ, जो अपने पास दलहनी फसल है उनकी जड़ों में हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, जड़ क्या हम देखते हैं कई बार नीचे रह जाते हैं, इससे मिट्टी में क्या है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी में जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये फसल है इन फसलों की जड़ों में या इन फसल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो ग्रंथियां क्या होती है, उन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है और वो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का संग्रहण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या है, मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। किसमें, मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा अपने कितने बिंदु हो गए, 5 बिंदु कंप्लीट हो गए। कितने हो गए, 5 बिंदु अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे 6 नंबर बिंदु कौन सा है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। कितने नंबर बिंदु की बात करेंगे, अब हम 6 नंबर बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, चालू कर लेते हैं। अपना बिंदु नंबर कितना आ गया, 6 नंबर आ गया। 6 नंबर बिंदु की चर्चा करते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि अपने पास असहजीवी जीवाणु दवा कौन सा है 6 नंबर का, ये देखो कौन सा है, जीवाणु दवा, असहजीवी जीवाणु दवा ये है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है मृदा में उपस्थित 2 प्रकार की जीवाणु, एक एजेटोबैक्टर पहला जीवाणु कौन सा है, एजेटोबैक्टर, या मैं ऐसा कह दूं कि एजोटोबैक्टर बोलते हैं तो भी सही है। एजोटोबैक्टर एक इसके अलावा क्लोस्ट्रिडियम, एक इसके अलावा कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम। ये 2 प्रकार की एजेटोबैक्टर और एक कौन सा है, क्लोस्ट्रिडियम है। वो क्या करते हैं, असहजीवी जीवाणु वायु में उपस्थित जो अपने पास से दाहक नाइट्रोजन है उसको, यानी ये दोनों बैक्टीरिया हैं या ये दोनों जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं, असहजीवी का कार्य करते हैं। मिट्टी में क्या है, असहजीवी का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे कि जो धात्विक नाइट्रोजन है, तात्विक नाइट्रोजन है, तात्विक तत्वों के रूप में जो नाइट्रोजन है उसका क्या करते हैं, स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। उस नाइट्रोजन को क्या है, ये क्या करते हैं, भूमि में क्या है, यौगिकीकरण करते हैं या यौगिक में बदलने का कार्य करते हैं, ताकि वो क्या है, नाइट्रोजन है और क्या है, यौगिक के रूप में मिट्टी में शेष रह जाए और मृदा में क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाए, मृदा में पर्याप्त मात्रा नाइट्रोजन की हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बेटा, टोटल अपने पास मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के टोटल 6 स्रोत थे। कितने थे, 6 स्रोत थे। पहला था खाद एवं उर्वरकों द्वारा, दूसरा था फसलों के अवशेषों से, तीसरा था मृदा सुधारकों द्वारा, चौथा था वर्षा द्वारा, पांचवा दलहनी पशुओं द्वारा और छठवां है असहजीवी जीवाणु द्वारा। इसके बाद हम कहेंगे आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला जो बिंदु इसमें अपना ये है आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य। ठीक है, अगला बिंदु बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य की बात करते हैं। देखो बिंदु अपना ये है आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य, यानी जो आवश्यक पोषक तत्व है उनका पेड़ पौधों में क्या कार्य है।
ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा है अपने पास, देखो कार्य की चर्चा करें तो अपने पास पहला है, पहला कार्य की बात करें कौन कौन से कार्य की पहले बात करें, कोशिका अवयव। कोशिका अवयव का मतलब होता है जो कोशिका के अवयव में अंश होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कोशिका अवयव। पहले कार्य बात करेंगे कोशिका अवयव, जो कोशिका के छोटे छोटे अंश हैं, अवयव हैं एवं उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक तत्व हैं। अवयव एवं उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक, कौन से, यौगिकों के संरचनात्मक तत्व अथवा अंश के रूप में, संरचनात्मक तत्व अथवा अंश के रूप में। देखो पहला कार्य ध्यान देना, पहला अपना कार्य है कोशिका अवयव। कोशिका के अवयव हैं, कोशिका जिनसे मिलकर बनी है, कोशिका के घटक हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा उपापचयी यौगिक जिनका पाचन होता है कोशिका में, या भोजन के निर्माण में, पेटोदय भोजन के निर्माण में जिनका पाचन होता है, उनकी संरचना जिन यौगिकों से बनी होती है उनके तत्व व अंश के रूप में क्या करते हैं। जैसे मैं ऐसा कह दूं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसी सी, एच और ओ से मिलकर बना है, और सी और एच और ओ तीनों के तीनों कैसे हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो इन आवश्यक पोषक तत्वों की सहायता से ही क्या होता है, कोशिका के अवयव उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक अंश का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात करें कोशिका अवयव को सुव्यवस्थित करने में, दूसरा अपना है कोशिका अवयवों को, कोशिका अवयवों को सुव्यवस्थित करने में, इस प्रकार से कोशिका अवयव हैं उनको सुव्यवस्थित करने में इसका कार्य है। इसके अलावा कहें ऊर्जा का रूपांतरण स्थानांतरण के रूप में, हम कहें ऊर्जा का रूपांतरण एवं स्थानांतरण के रूप में। देखो क्या होता है, ऊर्जा होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बदला जाता है, कैसे स्थानांतरित की जाती है, उसको किस कौन से यौगिकों द्वारा होती है, वो भी क्या है, यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब ये है आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके मुख्य रूप से चार कार्य लिए हुए। कौन कौन से लिए, पहला कोशिका अवयव एवं उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक तत्व का अंश के रूप में। पहला कौन था, कोशिका अवयव एवं उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक तत्व एवं अंश के रूप में, यानी जो कोशिका अवयव है और उपापचयी यौगिकों के मुख्य घटक के रूप में ये आता है काम है। कोशिका अवयव को सुव्यवस्थित करने में इनका योगदान है। वह ऊर्जा का रूपांतरण, इस तरह जैसे मैं कहता हूँ ऊर्जा है वो डीएपी से एडीपी से एडीपी का ट्रांसफर होता है, उसमें भी क्या होता है फास्फेट के रूप में क्या है आवश्यक पोषक तत्व काम आता है। एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित हो जाती है, कुछ नहीं होती है, उनको उत्प्रेरित करने में क्या है आवश्यक पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम आज की इस क्लास में आवश्यक पोषक तत्वों के कार्य पढ़ लिए, इसके अलावा मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोत पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।